तुमको हमने इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था। इसी दिन के लिए तुम्हें शहर भेजकर इतना महंगा कॉलेज ज्वाइन कराया था कि तुम वहां जाकर के यह सब करोगे। अरे, तुमने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक वो था जिसे हमने पढ़ा लिखा कर नौकरी में लगाया, और एक तुम हो। जवान बच्चा है जी, थोड़ा धीरे से बात करिए। तुम चुप रहो ममता। यह सब तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है। तुम्हारे ही कहने पर हमने अपने बेटे को शहर भेजा था। हमें क्या मालूम था कि यह वहां जाकर रंगरलिया मनाएगा। प्लीज पापा, मान जाइए। अगर आप शादी के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तो सोनम के पिताजी उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। प्लीज पापा, करने दो ना। मान जाओ, बात कर लो सोनम के पापा से। अरे, वो अपनी बेटी की शादी करें या ना करें, हमसे उससे नहीं मतलब है। तुम एक बात याद रखो अंकित, यदि हमारी इच्छा के खिलाफ तुमने उस लड़की से शादी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करेंगे, अच्छे घराने की लड़की ढूंढेंगे। अरे, हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? करोड़ों की संपत्ति है, तो हम तुम्हारे लिए करोड़पति घर की लड़की लेकर के आएंगे ना। पापा, मुझे करोड़ों की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं सोनम को प्यार करता हूँ और सोनम से ही शादी करूंगा। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? जवान बच्चे पर इस तरह से हाथ उठाते हुए आपको जरा सा भी लाज नहीं आ रही है? अरे बच्चा जवान हो गया है, उसे इस तरह से मारना पीटना ठीक नहीं है। ममता, यह तुम मेरे इज्जत के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बेटे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाऊंगा। एक बात तुम याद रखना, तुम अपनी और ज्यादा बेइज्जती इस समाज के अंदर मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। बहुत बेइज्जती करवा ली है। हमने इसके लिए एक लड़की पसंद कर ली है। शादी होगी तो उसी लड़की से होगी। हमारा एक ही बेटा है, और यदि इसने हमारी इजाजत के बिना एक भी शब्द बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है पापा, यदि आपकी यही जिद है तो आप मेरी भी जिद सुन लीजिए। आप कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज से हमें मान करके चलते हैं कि हमारी एक बेटी ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंकित बेटा, तू समझदार है, तू पढ़ा लिखा बच्चा है बेटा। ऐसी बात मत कर, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी बेटा। तू ऐसा मत कर बेटा। देख बेटा, तेरे पापा जो बोल रहे हैं ना, उनकी बात को मान जा। तेरे चाचा ने जो किया उसका परिणाम हम लोग आज तक भुगत रहे हैं बेटा। तू ऐसा मत कर। मम्मी, मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, तो शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। हाँ, तो निकल जा मेरे घर से, इसी समय निकल जा। शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने खड़े होकर के इस तरह से बात करते हुए? निकल जा, और दोबारा कभी इस दहलीज पर पलट कर कदम भी मत रखना। सोच लेना कि मर गए हैं तेरे माँ बाप। मम्मी, मैं इस जन्म में अपना फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। भगवान से यही दुआ करना कि मैं अगले जन्म में भी आप ही का बेटा बन करके जन्म लूं। अरे जा, निकल पहले तू यहाँ से। इस जन्म में तू अपने माँ बाप के मुंह में काले पोत के जा रहा है, तो क्या अगले जन्म के लिए तुझे हम फिर अपना बेटा बनाएंगे? तो जैसा बेटा होने से अच्छा है कि भगवान हमको निर्वंशी बना दे, वही अच्छा होगा। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मेरे बेटे जैसे देवर को पहले मुझसे छीन लिया, मुझसे दूर कर दिया। अब मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। एक बेटी बची है, उसे भी दूर कर दो मुझसे, उसे भी दूर कर दो। अब बुढ़ापे में आप मुझे निसंतान करना चाहते हैं। हाँ, यदि उसने भी ऐसा किया ना, तो उसे भी मैं अपने आप से दूर कर दूंगा। मैं सोच लूंगा कि मेरे कोई संतान ही नहीं थी। और यदि तुमने अपने बच्चों का पक्ष लेने की कोशिश की, तो तुम्हें भी मैं अपने आप से दूर कर दूंगा। जाओ, अपने नकारे निकम्मे बच्चों के पास चली जाओ। जो अपने बाप की इच्छा ना पूरी कर सका, अपने उस देवर के पास जाओ जिसने अपने भाई की इज्जत भरे बाजार में नीलाम कर दी। कैसी पत्नी हो तुम? वो कैसी माँ हो जो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक नहीं पा रही हो? यह सारी सब कुछ तुम्हारे ही कारण हो रहा है। यह सब कुछ तुम्हारे ही सह का नतीजा है।
तुमने ही अपने देवर जैसे बेटे को अपने लाड प्यार में इतना ज्यादा सड़ा डाला कि वो आज सही गलत की पहचान भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस सही गलत की क्या सही गलत लगाए हो? जिस सही गलत की बात आप कर रहे हो ना, उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, कौन सही कौन गलत है। देवर जी ने एक प्रिया से शादी की और वो बहुत खुश है। और जिस लड़की से आप देवर जी की शादी करा रहे थे, वो लड़की ससुराल जा करके अपने सास ससुर का जीना हराम कर रही है। क्या आपको यह बात पता नहीं चली है? बेचारी उसकी सास दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। और यदि हमारे साथ ऐसा करती तो क्या ये आपको अच्छा लगता? बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है देवर जी ने। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी बच्चों की इच्छाओं को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं। समाज में इज्जत की बातें कर करके आप अपने बच्चों का दिल तोड़ दिया है। तुम्हें जो कुछ समझना है तुम समझ सकती हो। अगर तुम्हें अपने बच्चों के पास जाना है तो जा सकती हो, अपने देवर के पास जाना है तो बेशक जा सकती हो। मैं मजबूर हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकती। ना तो अपने बच्चों के पास, ना तो अपने देवर के पास। पहले मुझे अपनी पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा। बच्चे तो अपने अपने भविष्य को देखकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा? यदि बुढ़ापे में मैं भी छोड़ करके आपको चली जाऊंगी तो आप पूरी तरह से टूट जाएंगे। मुझे पता है आप देवर जी को बहुत याद करते हैं। मुझसे भला आपको कौन समझ सकता है? आप भले ही बाहर से कठोर, लेकिन अंदर से एकदम मोम जैसे। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन देखो, हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जैसे भैया भाभी के आशीर्वाद के लिए हम तरस गए हैं, वैसे तुम लोग भी इस तरह से काम ना करो कि अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बिना रह जाओ। इसलिए तुम लोग जाओ, पहले भैया भाभी से आशीर्वाद लेकर के तब आओ। चाची जी, आपको तो पता ही है ना कि पापा कितने जिद्दी हैं। उन्होंने जिस कदर मुझे घर से निकाला है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि पापा मुझे फिर घर के अंदर जाने देंगे। वो बहुत जिद्दी हैं। जब चाचा जी को उन्होंने नहीं अपनाया तो मुझे क्या खाक अपनाएंगे। और वैसे भी चाची जी, पापा जी का आशीर्वाद मिलना और ना मिलना मेरे लिए सब एक बराबर है। आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिल गया, बस। आप ही हमारे माँ बाप हैं। चाची चाचा माँ बाप ही कहलाते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिल गया तो अब हमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अंकित, अभी तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ना, जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा और सब कुछ ठीक चलने लगेगा ना, तब तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस होगी। देखो, तुम छोटे हो, छोटे ही रहोगे। इसलिए जाओ, तुम दोनों अपने मम्मी पापा से माफी मांग लो और उनका आशीर्वाद ले लो। हाँ हाँ बच्चों, तुम्हारी चाची सही कह रही हैं। जाओ तुम दोनों। ठीक है चाचा, जब आप बोल रहे हैं तो हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं और माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हैं। प्लीज अंकित, इस तरह से आप उदास मत होइए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन आपके पापा मान जाएंगे और आपको माफ भी कर देंगे। आखिर हमने काम ही ऐसा किया है कि कोई भी माँ बाप अपनी इच्छा के खिलाफ अपने बच्चों की शादी होते देखेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? आप बताइए। माँ बाप के आखिर क्या क्या अरमान होते हैं बच्चों के साथ। मम्मी पापा जी कहीं से गलत नहीं है। सोनम, मुझे पता है जो भी बाप अपने बेटे को इतना प्यार करता है कि उसकी खुशी के लिए सब कुछ भी करने को तैयार होता है, क्या वो बाप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर नहीं कर सकता? मेरे पापा ने मेरी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज जब जीवन का इतना बड़ा फैसला लेना था तो मैंने पापा की सारी बातों को इनकार कर दिया। तो मैं अपनी मनपसंद देखने लगा। देखो अंकित, तुम मन छोटा मत करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक कर देता है वक्त। सोनम, पापा को कम से कम यह सोचना था कि मैं उनकी नई नवेली बहू लेकर के दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। उन्होंने मेरी माँ को तक एक बार देखने तक नहीं दिया मुझे।
ना ही मेरी माँ को मुझसे बात करवा रहे थे। फोन भी बंद कर दिया है माँ का। मेरी माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। जो माँ अपने बेटे से दिन में 4-5 बार बात करती थी, आज 6-6 दिन हो गए हैं पूरे, उस बेटे से उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला है। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ अंकित। इन सब की वजह मैं ही हूँ। यदि मैं तुम्हारे जीवन में ना आई होती तो आज सब कुछ ठीक होता। नहीं नहीं सोनम, तुम्हारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। दोष तो मेरा है, जिसने हमारा मिलना इस तरह से लिखा हुआ था। जिस बेटे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, अपनी सारी जमा पूंजी मैंने लगा दी उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसी बेटे ने मुझे आज इतना बड़ा धोखा दिया। मैं कभी सोच नहीं सकता था मेरा अंकित ऐसा करेगा। एक बाप होकर के अपने ही बेटे को मुझे घर से निकालना पड़ा, लोक लाज के कारण, दुनिया के कारण, समाज के कारण। यदि मैं उन दोनों को घर पर ले आता तो उन दोनों की खुशी खुशी अपना लेता। आसपास के लोग, रिश्तेदार मेरी पत्नी को क्या कहते। सारे लोग मुझे ही नाम रखते, यह कहती कि भाई दूसरा था इसलिए उसको निकाल दिए, बेटा अपना था इसलिए उसे अपना लिए। बस इसी कारण मैंने अपने बेटे और बहू को घर से निकाला, वरना मैं अपने बेटे के बिना तो नहीं रह सकता हूँ। मैं तो अपने भाई के बिना भी नहीं रह पाता। मैंने अपने भाई को भी अपने बेटे से कम नहीं चाहा था। मैंने उसे भी बहुत प्यार किया था। उसकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, हर चीज में पैसे लगाए थे। लेकिन जात समाज के सामने मेरी जो बेइज्जती हुई, उसका गुस्सा मैंने सारा अपने भाई पर उतार दिया। अब यदि बच्चे को माफ करता हूँ तो भाई के साथ नाइंसाफी होगी, और यदि अपने भाई को माफ करता हूँ तो लोग बोलेंगे कि भाई को माफ कर दिया, क्योंकि अब बेटे ने भी गलती कर दी है, बेटे के खातिर भाई को माफ कर रहा है। दोनों ही तरफ मेरी ही नामोशी होगी, मेरी ही बेइज्जती होगी। इसी के चलते मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। वरना वरना मुझसे कोई पूछे कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। माँ बाप के जाने के बाद मेरा भाई ही मेरे कलेजे का टुकड़ा था। उसे मैंने बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि समझने को तैयार ही नहीं था। जिसे देखो सब मुझ पर ही गुस्सा होते हैं। ममता मेरी पत्नी आज 6 दिन हो गए मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है, खाना पीना भी नहीं खा रही है। जब से उसे पता चला है कि बेटे और बहू को मैंने घर से निकाल दिया है, तब से वो और भी ज्यादा नाराज हो गई है। क्यों ना होगी, उसका दिल जो टूटा है। एक तो मैंने उसके लाडले देवर को घर से बाहर निकाल दिया, दूसरे मैंने उसके बेटे को भी घर से बाहर निकाल दिया। क्यों ना होगा। मैं सबसे बुरा बाप हूँ, सबसे बुरा भाई हूँ, सबसे बुरा पति हूँ। ना ही मैं अच्छा पति बन पाया, ना ही अच्छा बाप बन पाया, और ना ही अच्छा भाई बन पाया। दुनिया क्या कहेगी। बस इसी बात के चलते मैं अपने भाई को घर पर नहीं ला रहा हूँ, वरना लोग कहेंगे बड़ी नाक लगाकर घर से बाहर निकाला था, अब क्या हुआ जो उन्हें माफ कर रहा है। लोग मुझे ही बुरा बोलेंगे। आज मैंने अपने दिल की सारी बातें सुन ली है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं ममता, मैं तो वैसे ही बैठा सोच रहा था। और कब तक आप छुपाएंगे मुझसे? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं चुपके से, और आपके मन की भी बातें पढ़ ली हैं। अब आप मुझसे झूठ मत बोलिए। अब आप मुझसे अपने आप से कब तक झूठ बोलते रहेंगे? आप अपने भाई, बहू, बेटे सबको अपनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के डर से आप उन्हें अपना नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों के सामने आपने उन्हें बढ़ चढ़ करके बातें बोली थी और उन्हें घर से बाहर निकाला था, उन्हें आप किस तरह से अपनाएंगे? यदि आप अपना लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? यदि आप लोगों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। देखिए जी,
आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से मैं समझ रही हूँ। आप इतने भी ज़्यादा पत्थर दिल नहीं हैं कि अपने बेटे और अपने भाई को इतना जल्दी दूर कर सकेंगे। देखिए जी, कोई भी भाई, कोई भी बाप अपने बेटे और अपने भाई को इस तरह से दूर नहीं कर सकता। कभी ना कभी उसका दिल पसीज ही जाता है। इसीलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप अपने भाई, अपनी बहू और अपने बेटे सभी को घर बुला लीजिए। बच्चों के बिना ये घर बहुत अधूरा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग किसी अलग दुनिया में आकर के रहने लगे हैं। ना हमें बच्चों का फोन आ रहा है, ना ही अपने बच्चों से बात करने दे रहे हैं, ना ही बच्चों से मिलने दे रहे हैं। मुझसे पूछिए मेरे दिल पर क्या बीत रही है। घर आई बहू को आपने घर से बाहर कर दिया। यह तो बहुत गलत किया आपने ना, बहुत गलत किया। इस तरह से इतने निष्ठुर मत बनिए। आप माफ कर दीजिए बच्चों को। ममता, तुम्हें क्या लग रहा है मैं बच्चों के बिना जी पा रहा हूँ? जब से मेरा भाई पंकज इस घर से गया है, उस दिन से मैं जैसे जैसे जीवन काट रहा हूँ, मैं ही जान रहा हूँ। मैंने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई, लेकिन आज मेरे इस कठोर इंसान ने अपने बच्चे और अपने बहू को घर से बाहर निकाला। तब से मैं जानता हूँ कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैं चाह करके भी अपने बच्चे और अपने बहू और अपने भाई को घर नहीं बुला पा रहा हूँ। ठीक है, आप उन्हें घर नहीं बुला सकते हैं, लेकिन वो लोग घर तो आ सकते हैं। मैंने दोनों बच्चों को फोन कर दिया है और देवर और देवरानी, हमारे बेटे बहू सभी लोग आ रहे हैं। क्या वो लोग घर आने के लिए तैयार हो गए हैं? हाँ जी, बस वो लोग आते ही होंगे। ये देखिए जी, हमारे बच्चे वापस आ गए घर पे। सॉरी भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। भैया, हम लोग आपको गलत समझ रहे थे, लेकिन आज भाभी ने आपके बारे में बताया तो हमसे नहीं रहा गया। भैया, हमें माफ कर दीजिए। अरे मैं तुम्हें क्या माफ करूंगा, तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैं लोक लाज और समाज के डर से तुम्हें घर से बाहर निकाला था, तुम्हारी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम लोग मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें घर से निकाला था, 4 लोगों के सामने बेइज्जत किया था तुम्हें। मुझे लगा था कि तुम शायद मुझे माफ नहीं करोगे। इसी गिलानी के साथ आज जीते जी आ रहा हूँ। भैया, गलती मैंने की थी ना, तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी। आपने मुझे सज़ा दी। आप कहीं से भी गलत नहीं हैं। मैंने भी आपके अरमानों पर पानी फेरा था, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती मेरी भी है भैया। मैंने पलटकर इस घर की तरफ नहीं देखा और कभी पलटकर आपकी तरफ भी नहीं देखा। मैं सोचता था कि दोबारा मैं यद जाऊंगा तो आप मुझे ना जाने क्या क्या कहेंगे। बस इसीलिए मैं इस घर पे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बहुत बार मैंने प्रिया से बोला कि हम लोग घर चलते हैं, लेकिन मैं नहीं आ सका भैया। मुझे मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे भाई, अब सब लोग रोना धोना बंद करो और सब लोग मिल करके घर में आई नई बहू का स्वागत करो। हाँ सही, सब लोग शांत हो जाओ और मैं पूजा की थाली लेकर के आती हूँ। हाँ ममता, जाओ पूजा की थाली लेकर के आओ और मेरी दोनों बहुओं का स्वागत करो। जो करना है हमारे घर में, अब कोई रोएगा नहीं, सब लोग अच्छे से प्यार से रहेंगे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इस तरह की कहानी फिर देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों। सुनिए जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। हाँ, यदि आपके पास थोड़ा बहुत समय हो तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखो ममता, यदि तुम यहाँ पर मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी के विषय में बात करने आई हो ना, तो मेरे पास इन सब बातों के लिए जरा सा भी समय नहीं है, और तुम मेरा समय बर्बाद मत करो इन सब बातों को करके। देखिए, मैं तो आई हूँ उन्हीं दोनों के विषय में बात करने के लिए, क्योंकि अम्मा जी और बाबूजी के जाने के बाद आप ही उनके माँ बाप के समान हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप देवर जी को माफ़ कर दीजिए उनकी गलतियों पर। अब ऐसा भी क्या नाराज़ होना, पूरे 5 साल बीत गए हैं उस घटना को,
मैं मानती हूँ कि देवर जी ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उस गलती के लिए अब कब तक उन्हें सजा देंगे, बताइए। ममता, तुम अच्छे से जानती हो ना, उन्होंने जो कुछ भी किया था वह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसने मेरे साथ धोखा किया था, धोखा। इसलिए हम उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले हैं। जीवन भर हम उस बात को लेकर के अपने कलेजे पर नासूर बनाकर रखेंगे। पहले तो हम उसे अपने बच्चे के समान समझ करके उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते थे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि जो हम उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते गए, इसीलिए तो उसकी इतनी ज़्यादा सह बढ़ गई थी। देखिए जी, माँ जी के और बाबू जी के गुजर जाने के बाद में आपने देवर जी को अपने बच्चे के समान पाला पोसा। यदि उनकी जगह आपका बेटा इस तरह से गलती करता तो क्या आप उसका परित्याग कर देते, बताइए मुझे। क्या आप हमारे अंकित बेटे का परित्याग कर देते? अरे बचपना था, गलती कर दिए तो अब उसका क्या इतना बड़ा इशू बना के रखे हैं? अच्छा, वो बचपना था। जिस उम्र में उसने गलती की है ना, उस उम्र में लोग बच्चे वाले हो जाते हैं। 25 साल की उम्र में उसने इतनी बड़ी गलती की है और तुम उस गलती को कह रही हो कि उसका बचपना था। कैसी बात कर रही हो ममता? यह सब हमारे लाड प्यार के कारण ही हुआ है। अगर हम उसको इतना लाड प्यार न किए होते ना, तो शायद वो इस तरह से न बिगड़ता। अरे, हमने ही उसे लाड प्यार किया था जिससे उसे माँ बाप की कमी न महसूस हो। लेकिन उसने उसने हमारे लाड प्यार का इतना फ़ायदा उठाया। वो दिन वो दिन तो शायद मैं कभी नहीं भूल सकता, जब हमें सारी समाज के सामने उस नालायक की वजह से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आखिर जिस लड़की को वो जानते भी नहीं थे, उससे शादी करके कैसे अपनी भी जिंदगी और उसकी भी जिंदगी बर्बाद करते। इसीलिए देवर जी ने यह फैसला लिया था। आप समझने की कोशिश तो करो। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि देवर जी से पूछे बिना आप उनका रिश्ता पक्का मत करिए, लेकिन आपको तो बस यही लगता था कि वो आपका भाई है, वो आपकी बात कोई टालेगा नहीं। लेकिन जमाना बदल गया है जी। देवर जी पढ़े लिखे होनहार लड़के थे। शहर में पढ़ने लिखने बच्चों को आप इस तरह से नहीं बांध सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ, जब उसको वो लड़की पसंद थी तो उसने हमारे पूछने पर बताया क्यों नहीं कि उसे कोई और लड़की पसंद है? उसने तो हमसे साफ साफ इनकार कर दिया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर एक बार तो उसे बताना था हमसे। देखिए जी, आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई थी देवर जी की, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही थी कि इतनी जल्दबाजी मत करिए। पहले देवर जी को आ जाने दीजिए शहर से। लेकिन आपने अपने उनके आने का मौका तो दिया ही नहीं। आपने तो उनके आने से पहले ही सरपंच जी के बेटे से उनका रिश्ता पक्का कर दिया था। एक बार आपको उनको आने देना चाहिए था, फिर शांति से बैठकर विचार विमर्श करना था आपको। अरे, हमने उसके लिए कितना कुछ किया, पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, उसे इस लायक बनाया कि आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। तो क्या हमारे एहसानों का बदला वो इस तरह से चुकाएगा? हमें इतना जलील होना पड़ा है सारी समाज के सामने। ये तो हमारे इतने अच्छे मित्र सरपंच जी, लेकिन उनसे हमारा तालमेल आज तक बैठ नहीं पाया। कितनी बार हमने कोशिश की उनसे बात करने के लिए, लेकिन उनकी जो तकलीफ है ना, उनका जो दर्द है, वो आज तक ताज़ा का ताज़ा ही है। उस नालायक ने हमारे लाड प्यार का यह सलाह दिया हमें। अगर हमको इस तरह से पता होता ना कि बड़ा होकर के वो इस तरह से नालायक निकलेगा ना, पैदा होते ही मैं उसका गला घोट देता। अरे जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? शादी विवाह जीवन भर का साथ होता है, ना कि महीने दो महीने का। गुड़िया गुड्डा का खेल थोड़ा ना होता है जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। जब देवर जी को दूसरी लड़की पसंद थी तो क्यों भला सरपंच जी की बेटी से शादी करते, आप ही बताइए। अच्छा, तुम हमको सिखा रही हो? अरे, हमको भी तो दूसरी लड़की पसंद थी, लेकिन हम बाबूजी हमारे तुमसे शादी करने के लिए कहे, हमने एक बार में ही हाँ कर लिया था, जबकि मैंने तुमको देखा भी नहीं था। सीधे शादी के मंडप में ही हमने देखा था तुम्हें। हमारे बाबूजी जो हमको कहते थे वो हम मानते थे। हमने भी अपने प्यार का गला घोट दिया था, लेकिन यह है कि बाबूजी ने जो कहा था वो हम माने थे। और आज का जमाना अलग है। हाँ, ये बात तो सही है कि आज का जमाना अलग है। आजकल के बच्चों की नापसंद पसंद पूछी जाती है। हमारा और आपका जमाना गया। अच्छा ममता, बस करो। अब तुम अपने देवर का पक्ष लेना बंद करो। हमें उसकी ना शक्ल देखनी है
और ना ही उसके बारे में कोई बात करनी है। और अब तुम यहाँ से जा सकती हो और हमें हमारा काम करने दो। मेरी बात सुनिए जी, होली का त्योहार आने वाला है। कम से कम होली के त्योहार में तो उन लोगों को बुला लीजिए। हमारा सारा परिवार एक साथ होली मनाएगा। हमने कह दिया ना, अब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। तुम यहाँ से जा सकती हो। लगता है तुम यहाँ से जाने वाली भी नहीं हो, हमको ही जाना पड़ेगा। हे भगवान, अब इन्हें मैं क्या समझाऊं, किस तरह से समझाऊं। पूरे 5 सालों से इन्हें समझा करके हार गई हूँ, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। अरे अभी तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कौन जानता है किसके मन में क्या चल रहा है। कितना प्रेम था दोनों भाइयों में, दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे, दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे। लेकिन उस एक घटना ने सब कुछ बिखेर दिया, सब कुछ टूट गया हमारा। ठीक है पंकज, मैंने कितनी बार आपको समझाया कि आप इस तरह से छोटी छोटी बातों को मन पे ना लिया करो, लेकिन आप वो मानते नहीं हो। इस तरह से छोटी छोटी बातों को मन पे लेकर के और रोने बैठ जाते हो। यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप मेरी बात को समझिए प्लीज, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिया, तुम नहीं जानती हो, भैया बहुत जिद्दी है। वो कभी मुझे माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो मुझे कभी अपनाएंगे नहीं। आज का दिन मेरे लिए कितना बड़ा था। मेरा प्रमोशन हुआ, डबल सैलरी मिल रही है। मैं चाहता था कि मैं अपने भैया के चरण छूकर आशीर्वाद लेता। मेरे भैया ने मेरे लिए एक पिता के समान काम किया है। जो काम एक पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं, वो मेरे भैया ने मेरे लिए किया है। भैया ने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर के मैं इस लायक बन पाया। लेकिन देखो ना, अपने भैया का आशीर्वाद भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं। अरे सुनिए तो, वैसे भी आपके लिए एक गुड न्यूज है। आप पहले रोना छोड़िए, तब मैं बताती हूँ। कैसी गुड न्यूज? आज अंकित अपनी होने वाली पत्नी को लेकर के हमारे घर आ रहा है। होने वाली पत्नी को? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अंकित कितनी बार अपने घर आता जाता है, लेकिन आज तक अंकित ने इस बारे में जिक्र भी नहीं की। अरे वो आपको इसलिए नहीं बताया ना कि आप उसके चाचू हैं। चाचू बाप के बराबर होते हैं, इसलिए आपसे थोड़ा डरता है। मुझे अपने फ्रेंड के जैसे समझता है, इसलिए मुझे उसने सारी बात बताई है कि मेरी चाची मेरी एक गर्ल फ्रेंड है। हम लोग बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अरे प्रिया, यार उसने सोच भी कैसे लिया? उसे नहीं पता क्या मैंने जो कुछ किया है उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, अपने भैया भाभी से दूर रह करके। यदि उसने ऐसा कुछ किया तो यह बात भैया भाभी को पता चलेगी। क्या भैया भाभी जानते हैं कि अंकित किसी लड़की को पसंद करता है? नहीं, यह बात उसने सिर्फ हमको बताई है। मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं, जाकर मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ, आओ आओ, अंदर आओ। सोनम, ये मेरे चाचू और ये मेरी चाची हैं। अच्छा, नमस्ते चाची। नमस्ते चाचू। चाची, मैं अंकित की फ्रेंड हूँ, फ्रेंड की गर्ल फ्रेंड। क्या चाची, आप भी ना? अरे भाई, मेरी होने वाली बहू है तो इस तरह से हंसी मजाक तो कर ही सकती हूँ। ओहो, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। आओ बैठो। चाचू, क्या आप सोनम को देखकर खुश नहीं हुए क्या? क्या बात है, आपने सोनम से एक बात भी नहीं बोली? क्या बात है चाचू? अंकित, ये सब क्या चल रहा है? क्या इस बारे में भैया और भाभी को कुछ पता है? तुझे पता नहीं क्या? अगर वो इस बारे में उनको जरा सा भी भनक होगी तो सीधा सारा ब्लेम हम लोगों के ऊपर आएगा। सीधा इल्जाम भैया हमारे ऊपर डालेंगे। भैया बोलेंगे कि एक ही शहर में रहते थे, इसलिए हमारे बच्चे को भी बहका दिया है तूने। चाचू, आपकी बात मैं मानता हूँ कि पापा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि इसमें आप लोगों का क्या दोष है? पापा ये कुछ बोलेंगे ना तो मैं देख लूँगा उसको। देखो अंकित, मुझे सोनम से कोई दिक्कत नहीं है। सुशील है, संस्कारी लड़की लग रही है, लेकिन भैया भाभी की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, जिस स्थिति में मैंने तुम्हारी चाची से शादी किया है, उसके बाद में अपने भैया और भाभी का चेहरा तक नहीं देखा है मैंने। उनका चेहरा तक देखने के लिए तरस गया हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि
कि मेरा प्रमोशन हो गया है। अब इतने अच्छे मौके पर मैं अपने भैया और भाभी का चरण तक नहीं स्पर्श कर पा रहा हूँ। मुझसे पूछो अंकित कि मुझे परिवार बिछड़ने का कितना दुख होता है। मैं भैया और भाभी का चेहरा तक देखने के लिए तरस गया हूँ। तुम इस बात को भली भांति समझ लो। यदि तुम मनपसंद शादी करने के लिए तैयार हो तो पहले भैया और भाभी को अच्छे तरीके से मना लो। अंकित, तुम मेरी बात मान लो बेटा, ये जिंदगी भर का सवाल है। एक बार भैया और भाभी से अच्छी तरह से बात करके उनको मना लो, तब शादी करना। एक रिश्ता बनाने के लिए बेटा दूसरा रिश्ता खराब मत कर, मेरी तरह। ठीक है चाचू, अगर आप कह रहे हो ना तो मैं कल ही गांव वापस जाता हूँ और मम्मी पापा से सोनम के विषय में बात करता हूँ। चाचू, मैं सिर्फ मम्मी पापा को बताऊंगा, उनसे शादी की इजाज़त नहीं लूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मैं जानता हूँ कि आज मैंने कितनी बड़ी गलती की है। भाई भाभी को खोने का दुख मुझे बहुत है। चाचू आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाइएगा। और देखिएगा, एक दिन अंकल और आंटी जी आपको माफ भी कर देंगे और आपको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। काश सोनम बेटा ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे करो, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं चाची जी, आज मुझे नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू देने जाना है, तो मैं चलती फिरती आपसे मिलने चली आई थी। अब मैं चलती हूँ। अच्छा चाचू, चाची, ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। आपने तो बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया जी। आपको बच्चों से इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। प्रिया, मैंने बच्चों को डराया नहीं है। जो चीज़ सही है वही बता रहा हूँ। मैं भैया को जानता हूँ, इतने सालों से मैं भैया के साथ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि भैया बहुत जिद्दी हैं। वह अपनी पसंद की लड़की से ही अंकित की शादी करवाएंगे। तुम देखना, अंकित जा रहा है ज़रूर बात करने के लिए, लेकिन भैया का जवाब सोनम से शादी करने के लिए ना ही होगा। यह बात मैं तुम्हें लिख करके दे सकता हूँ, क्योंकि भैया की जो विचारधारा है ना वो बहुत पुरानी है। भैया दूसरे समाज की लड़की से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। तुमसे शादी करने पर मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है भैया को। भैया ने मुझे किस तरह से भरी समाज में धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और उन्हीं लोगों के सामने मुझे तिलांजलि दे दी थी। अब देखिए, अंकित की किस्मत में जो लिखा होगा ना वही होगा। अंकित तो जा रहा है भैया भाभी से बात करने के लिए। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। भगवान करे भैया की विचारधारा बदल जाए और भैया शादी करने के लिए राजी हो जाए, कितना अच्छा होगा। हाँ प्रिया, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि भैया तैयार हो जाएं और दोनों की शादी के लिए बच्चों को आशीर्वाद दे करके अपने सामने ही उनकी शादी करवा दें। माँ बाप के होते हुए भी माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है।